आज हम लोग देखने वाले हैं इन्फ्लामेशन। मतलब कोई भी, जैसे हम लोग इन्फ्लामेशन देखते हैं कि सूजन आती है, रेडनेस आता है, तो उसके टाइप्स क्या है, फिर उसका मैकेनिज्म कैसा है और उसका वर्किंग कैसा है, मतलब क्यों इन्फ्लामेशन आता है और कैसे आता है, ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे कि अभी तो हमने कई इसमें देखा होगा कि जैसे कि लीवर का इन्फ्लामेशन, फिर पेट का इन्फ्लामेशन, पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन। मतलब कोई भी जब बीमारी आप देखते हैं, अगर उसके एंड में आईटीज लगा है, ठीक है, आईटीज मतलब इन्फ्लामेशन। कोई भी जब आप बीमारी का जब नाम देखते हो, अगर उसमें आईटीज आता है तो उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे कि गैस्ट्राइटिस, फिर उसी तरह है पैनक्रियाटिस, मतलब हमारे जो पैनक्रियाज है उसका इन्फ्लामेशन। फिर सीरोसिस है, हेपेटाइटिस है, मतलब जितनी भी हमारे ऑर्गन के जो इन्फ्लामेशन होते हैं तो उसे हम लोग आईटीज लगाकर उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आप जहाँ पे भी आप अगर देखते हैं आईटीज लगा है, तो आप लोग ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ऑर्गन का यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। अब ये तो हमने इन्फ्लामेशन देख लिया कि जनरली क्या होता है इसमें, लेकिन जब हम लोग पैथोलॉजी में देखते हैं, पैथोलॉजिकल देखते हैं, तो इन्फ्लामेशन क्या है, एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, हमारे जो टिश्यूज़ है, ब्लड वेसल्स है, सेल्स है, इन सब का एक रिस्पॉन्स है, ताकि जो भी इंजुरी हुई है उसका हीलिंग हो सके, मतलब वो ठीक हो सके। ओके, और जो सेल वहाँ पे रिपेयर मीन्स डैमेज हुए हैं उनका रिपेयर हो सके। ओके, मतलब जैसे कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है या फिर कोई भी एक मार लगता है, चाकू लग गया या फिर कोई कांच की वजह से, कोई भी चीज़ की वजह से अगर आपका स्किन कट होता है, या फिर कोई अगर मधुमक्खी काटती है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। मतलब इन्फ्लामेशन क्यों होता है कि ये हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन्स का एक रिस्पॉन्स है, ताकि जहाँ पे भी डैमेज हुए सेल्स का वहाँ पे हीलिंग हो, मतलब वो अच्छा हो जाए, न्यू सेल्स वहाँ पे तैयार हो जाए, या फिर जो भी डैमेज हुआ है स्किन में, सेल्स में, टिश्यूज़ में, वो अच्छा हो जाए और वहाँ पे रिपेयर हो जाए। मतलब हो सकता है कि सेल डैमेज हो गया तो वो रिपेयर हो जाएगा, स्किन डैमेज हुआ तो वो रिपेयर हो जाएगा। मतलब कि जो भी वहाँ पे डैमेज हुआ है, ख़राब हुआ है, सबका हीलिंग और रिपेयर होना वो कौन करता है, हमारी बॉडी करती है रिस्पॉन्स। तो उसे कहते हैं हम लोग इन्फ्लामेशन। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन मेन कौन करता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम। जो हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम होती है वो करती है। मतलब सबसे मेन यहाँ पे क्या रहेगा, WBCs, क्योंकि WBC ये पार्ट किसका है, इम्यूनिटी सिस्टम का। जो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति होती है तो उसका सबसे मेन पार्ट होता है WBCs, जिसे हम लोग फाइटर सेल भी कहते हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में जब वायरस एंटर करता है या कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तो हमने वहाँ पे देखा है कि हमारी इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्ट करती है। मतलब जो WBCs है हमारी बॉडी के, उसको रिलीज़ करती है, ताकि जो वायरस है उसको पकड़ सके, या फिर बैक्टीरिया उसको पकड़ सके और उसको मार सके, या फिर उसके बॉडी से बाहर निकाल सके। तो ये सब काम कौन करता है, WBC। मतलब यहाँ पे इम्यून सिस्टम वर्किंग रहती है। ठीक है, हमने जैसे कि रेस्पिरेटरी डिसीज़ में भी देखा था बहुत बार कि जब भी हमारा बैक्टीरिया एंटर करता है तो उसको क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम बहुत सारा म्यूकस तैयार करती है। मतलब अगर ये हमारी आर्टरीज है, यहाँ पे बैक्टीरिया एंटर किया है, तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या करेंगी, यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस तैयार कर देगी। ठीक है, ताकि जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कॉम्प्रेस हो जाए, और जो बैक्टीरिया है वो आगे बढ़ ना पाए। ठीक है, फिर आगे जाकर यहाँ पर वो जितना भी हमारा म्यूकस रहेगा, जिसे हम बलगम कहते हैं, चिकट पदार्थ कहते हैं, तो वो वायरस को घुमेट लेगा, मतलब वहाँ पे मीन्स राउंड कर लेगा और उसको वहाँ पे पकड़ के रखेगा और डैमेज कर देगा, मार देगा। ठीक है, तो ये हर जगह जहाँ पे भी हमारा बॉडी में कुछ भी तकलीफ़ें आती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसीज़ होते हैं, तो हर जगह हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। और इम्यून सिस्टम काम करता है मतलब हमारे WBCs काम करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इन्फ्लामेशन में भी हमारे WBCs का बहुत मेन रोल होता है। ओके, अब ये जो इन्फ्लामेशन है इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स मतलब कि वो किस वजह से हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट है फिज़िकल। अभी आपको समझने के लिए बता रहा हूँ मैं
ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमको हम इसका पॉइंट क्लियर हो जाए इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे इसमें फिजिकल है। फिजिकल मतलब जैसे कि आपका एक्सीडेंट अगर होता है, आप गिरते हैं गाड़ी से वगैरह, या कुछ आपको नाइफ लगता है, चाकू लगता है, कांच लगता है, या कोई भी तरह की इंजरी जब होती है तो उसे कहते हैं हम लोग फिजिकल डैमेज, तो उसका इन्फ्लेमेशन होना। फिर एक है केमिकल, मतलब कोई भी केमिकल चीज़ें आपके बॉडी पे गिरना। ठीक है, जैसे कि एसिड गिरना, या फिर बाहर से कोई तो भी चीज़ का, जैसे कि बी स्टिंग होता है, मतलब जो मधुमक्खी होती है, हनी बी होती है, वो काटती है और कुछ केमिकल छोड़ती है हमारे स्किन पर। या फिर उसके साथ साथ एंट, मतलब जो चींटियाँ होती है, मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज, तो ये सब क्या करते हैं, कुछ केमिकल छोड़ते हैं जब हमारे स्किन पर काटते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन दिखाई पड़ता है। ओके, तो वो जाता है ये सब केमिकल्स में। अब इसके बाद है थर्मल, मतलब कि हॉट एंड कोल्ड रिएक्शन। अगर जैसे कि एग्जांपल है, अगर बॉडी पे, स्किन पे अगर गर्म पानी गिरता है तो वहाँ पे बबल्स आते हैं, वहाँ पे भी हम लोग इन्फ्लामेशन देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी एक इन्फ्लामेशन आता है, तो वो हो गया हॉट। फिर कोल्ड, कोल्ड मतलब अगर बहुत ज़्यादा फ्रीज अगर हो गया हमारा कोई भी बॉडी पार्ट ठंड की वजह से, तो वहाँ पे भी डैमेज होता है, सेल डैमेज होता है, और फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन तैयार होता है, तो वो हॉट एंड कोल्ड मतलब थर्मल में आता है। ठीक है, फिर उसी तरह इन्फेक्शन है, कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन होना, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ होना, मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी पे ही रिएक्ट करती है, हमारे बॉडी के अच्छे सेल्स को मारती है, तो उसे भी हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये सब इसके टाइप्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कॉज, मतलब आपको क्या हुआ है, किसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उस पर डिपेंडिंग इसके टाइप्स होते हैं। अब इसके देखते हैं हम लोग कार्डियल साइन। देखिए आप ये जो चीज़ें हैं सब, ये थोड़ा ध्यान में रखिए, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ इतना है कि ये न्यू कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नहीं। तो इसमें देखते हैं हम लोग कार्डियन साइन, मतलब सिम्टम्स। अगर आप इजी लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो ये है कि सिम्टम्स, जैसे कि अभी तक हमने बहुत सी सिस्टम रिलेटेड बीमारियां पढ़ी है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें जितनी भी हमने बीमारियां पढ़ी, तो उसमें हमने क्या क्या देखा, उसके लक्षण देखे, मतलब सिम्टम देखे, फिर उसका कॉज देखा, उसका डायग्नोसिस देखा, तो उसमें जो हमने सिम्टम्स देखे, तो उसी तरह जो इन्फ्लामेशन है उसके सिम्टम्स होते हैं। मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें पे ये इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसे कहते हैं कार्डियल साइन। मतलब हमारी बॉडी कौन से लक्षण दिखाएंगी ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। तो सबसे मेन 4 साइन होते हैं, 4 मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है वार्म, मतलब जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है, जो भी स्किन एरिया में इन्फ्लामेशन होता है, या फिर कोई भी ऑर्गन में, जो अंग है हमारे बॉडी में, जो भी अंग का इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे सबसे पहले हीट तैयार होगी, मतलब गर्म होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेडनेस, वहाँ पे वो स्किन रेड हो जाएंगी, या फिर जो भी ऑर्गन है वहाँ पे रेडनेस आ जाएगा। नेक्स्ट है स्वेलिंग, मतलब वहाँ पे सूजन आ जाएगी। ओके, पहले गर्म हुआ वो चीज़, जो भी पार्ट हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पे गर्म हुआ, फिर वहाँ पे रेडनेस आया, फिर स्वेलिंग आई, फिर उसकी वजह से होता है पेन, मतलब उसमें दर्द रहेगा। ओके, मतलब जहाँ भी इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये मेन चीज़ें होती है, वार्म, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन। ठीक है, और इसके साथ एक 5वां टाइप होता है, इसके बाद जो होता है वो होता है लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है, हमें जो मेन 4 टाइप्स देखे वो दिखाई पड़ते हैं हमें बाहर से, क्योंकि अगर ऑर्गन का है तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारे स्किन पे अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हमें ये 4 चीज़ें दिखाई पड़ती है, जैसे कि वार्म, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन। ये हमें दिखाई देगा, महसूस होगा, लेकिन जो लॉस ऑफ फंक्शन है वो दिखाई भी नहीं देता है और महसूस भी नहीं होता है। लेकिन वो अगर बाहरी पार्ट है तो वो हमें महसूस हो सकता है, कुछ चांसेस होते हैं, मीन्स कुछ केसेस में हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं।
मतलब जो भी पार्ट में ये सब चीज़ें हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहाँ का फंक्शन कम हो जाता है या नहीं के बराबर होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये 5 जो है वो सिम्टम हो गए। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। कॉमन जो एग्जांपल होता है बी स्टिंग। जब भी हमारा बॉडी पे, स्किन पे जब भी मधुमक्खी काटती है तो इन्फ्लामेशन दिखाई पड़ता है। मतलब सबसे पहले जो स्किन एरिया है वो वहाँ पे गर्म हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर फिर रेडनेस आएगा, आप देखते हो वहाँ पे लाल हो जाता है। अब बी स्टिंग ही नहीं, मच्छर भी काटे, चींटी भी काटे, तो सब ये चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो लाल हो जाएगा, फिर वो सूज जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएंगी, सूजन आएंगी वहाँ पर, फिर उसमें दर्द रहेगा। ओके, ये हो गए 4 ऐसे सिम्टम्स। अब अगर ये हमारे हाथ पे अगर ये चीज़ हुई है और आगे फिंगर्स है हमारे हाथ के, तो अगर ये जॉइंट पे अगर यहाँ पे मधुमक्खी काटती है और यहाँ पे अगर स्वेलिंग आ गई, वहाँ पे वार्मनेस मतलब हीट तैयार हो गई, वहाँ पे रेडनेस आ गया, वहाँ पे दर्द अगर रहा, तो इसकी आगे जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से हो नहीं पाएगा। वहाँ के जो फंक्शन है वो कम हो जाएंगे, मतलब जो हम हाथ की जो उंगलियाँ हैं वो ठीक से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग लॉस ऑफ फंक्शन। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। मतलब ये 4 जब सिम्टम्स होंगे उसके बाद का 5वां सिम्टम होता है लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये जो 5 मेन टाइप्स है, ये जो मेन उसके साइंस है वो होते हैं इन्फ्लामेशन के। अब ये हो गया इसका टाइप्स, मतलब अभी तो हमने जान दिया कि इन्फ्लामेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके साइन क्या है, ये देख लिया। अब देखते हैं कि इन्फ्लामेशन के इंटरनली टाइप्स कौन से होते हैं। मतलब जब उसका प्रोसेस होता है, जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक्यूट और क्रोनिक। ये जनरली डिस्टिंग्विश होता है, मतलब ये डिवाइड होता है टाइम पीरियड पर। जैसे कि हमने इसके पहले बहुत बार देखा है, एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन पे होता है। जैसे कि एवरेज अगर आप देखते हैं तो 2 वीक मतलब 2 हफ्ते के अंदर अगर कोई बीमारी अगर होती है और वो क्योर हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट कंडीशन। ओके, और क्रोनिक मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर हो रही है तो उसे कहते हैं हम लोग क्रोनिक। अब ये जो हफ्ते हमने बताए 2 हफ्ते, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आप आज 14 दिन हो गए और 15वां दिन अगर रहेगा तो वो क्रोनिक हो जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब एक एवरेज पकड़ जाता है, मतलब 1.5 से 2 हफ्ते तक अगर रहता है, उसमें अगर क्योर हो जाता है कोई भी चीज़ तो वो होता है एक्यूट। ठीक है, और ये एक्यूट जो डिसीज़ होते हैं, इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो भी एक्यूट होते हैं, मतलब अचानक आते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पे अगर गर्म पानी गिर गया तो उसका जो एक्यूट रिएक्शन रहेगा, एक्यूट जो सिम्टम रहेगा वो क्या होगा, तुरंत वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा, वहाँ पे रेडनेस आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे अंदर का जो सेल डैमेज होता है वो कन्वर्ट होता है क्रोनिक में। ओके, तो वो हो गया क्रोनिक, मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा। इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। हमारा जो कोलन है, बड़ी आंत है, अगर उसका फंक्शन अगर स्लो हो रहा है, जैसे कि आपको मैं पिक्चर में फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि हमारी बड़ी आंत है, इसमें टाइप्स होते हैं, मतलब असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। ऐसी हमारी कोलन होती है, मतलब बड़ी आंत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी में हम लोग में से फूड जो भी हम लोग खा रहे हैं उसका पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। फिर जो बचा हुआ मटेरियल है जिसमें लिक्विड होता है, में तरल पदार्थ होते हैं, वो जाता है हमारे बड़ी आंत में, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा लिक्विड है, उसका एब्जॉर्प्शन हो सके और वो कन्वर्ट हो सके एक पेस्ट्री टाइप, मतलब एक सेमी सॉलिड जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो हमारे स्टूल में, मल में वो कन्वर्ट हो सके, इसलिए वो बड़ी आंत में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमें एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब जिसे हम लोग सरल भी बोल सकते हैं, सरल कब्ज, मतलब कुछ दिनों अगर आप मल त्याग नहीं करो 1 दिन 2 दिन, तो ये हो जाएगा एक्यूट, मतलब ये कुछ दिन के लिए है, 1 या 2 दिन के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर ये 5 या 6 दिन से ज़्यादा होता है, मतलब
5 या 6 दिन से ज़्यादा अगर आपकी जो स्टूल है वो पास ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब कम हो रहा है या फिर क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्रोनिक। तो क्रोनिक में क्या होगा, ये जो मल हमारा था वो एक ही जगह एक्यूमुलेट होगा, मतलब जमा होगा, ठीक है। वहाँ पे फिर वो ब्लॉकेजेस तैयार होगा, उसमें जो लिक्विड है वो एक्स्ट्रा, मतलब जितना ज़्यादा देर रहेगा बड़ी आंत में उतना ज़्यादा उसका वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेजेस तैयार करेगा, मतलब सख्त हो जाएगा, फर्म कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। तो ये हो गया डिफरेंस एक्यूट और क्रोनिक का, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि उसका मैकेनिज़्म कैसा है, मतलब जो इन्फ्लामेशन है उसका मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म मतलब क्या, मतलब उसका वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है वो, इन्फ्लामेशन कैसे होता है। अभी तक हमने बहुत बार देखा है इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन है उसके 5 साइन है, रेडनेस आएगा, वॉर्म आएगा, वहाँ पे पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ये हमने ऐसा ऊपरी तौर पे हमने देखा था। लेकिन आज हम लोग उसको पूरा डिटेल देखेंगे कि अंदर उसके ब्लड वेसल, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, फिर अंदर जो सेल है, टिश्यूज़ है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो उसका मैकेनिज़्म है ये 2 चीज़ों में डिवाइड होता है। फर्स्ट है वेस्क्यूलर, वेस्क्यूलर इवेंट बोलते हैं इसे, और सेकंड होता है सेलुलर इवेंट, ठीक है। मतलब वेस्क्यूलर मतलब क्या है, हमारे वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उससे रिलेटेड है, हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं उसमें क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग देखेंगे वेस्क्यूलर इवेंट में। इवेंट मतलब क्या है कि जो प्रोसेस हो रही है उसको इवेंट बोलते हैं, और वेस्क्यूलर मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो रक्त वाहिनियाँ हैं, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब देखेंगे वेस्क्यूलर इवेंट में। और जो सेलुलर है, मतलब हमारी जो कोशिकाएँ हैं, जो हमारे टिश्यू है पर्टिकुलर, उसके अंदर जो कोशिकाएँ है, सेल्स है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब देखेंगे हम लोग सेलुलर इवेंट में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिए जब हम लोग मैकेनिज़्म देखते हैं, जब इसका कार्य देखते हैं इन्फ्लामेशन का, कैसे काम कर रहा है वो, तो उसमें 2 चीज़ें देखी जाती है, वेस्क्यूलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। मतलब हमारे ब्लड वेसल से रिलेटेड और हमारे सेल से रिलेटेड इवेंट क्या क्या हो रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस हो रही है, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेस्क्यूलर इवेंट। अब वेस्क्यूलर इवेंट देखने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि वेस्क्यूलर सिस्टम कैसी है, मतलब जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं उसका सिस्टम कैसा है, वो कैसे काम करती है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमारा हार्ट है, यहाँ से निकलती है आर्टरीज, तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है हमारे बॉडी में, उसे कहते हैं हम लोग एओर्टा। मतलब ये डायरेक्ट जो हमारे हार्ट से निकलती है वो होती है सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा, मतलब जितना ब्लड है वो फोर्सफुली बाहर निकाल कर हमारे बॉडी में सप्लाई करती है, ठीक है। फिर वो आगे जाकर छोटी छोटी आर्टरीज में डिवाइड होती है, इसे कहते हैं हम लोग आर्टियोल्स, ठीक है। हमारी जो हार्ट से निकली वो है आर्टरीज, मतलब इसका साइज़ बड़ा रहेगा, बड़ी धमनियाँ रहेगी ये शिराएँ, और ये आगे जाकर हो जाएगा आर्टियोल्स, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा छोटे छोटे ब्रांचेस में, ठीक है। अब आगे जाकर और वो डिवाइड हो जाएगा, उसे कहते हैं कैपिलरीज। ये बहुत बारीक होते हैं, जैसे हमारे झाड़ों के रूट्स होते हैं ना, मतलब कई बार ये आँखों से दिखाई भी नहीं देते, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। ये जनरली कहाँ पर होते हैं, हमारे बॉडी के डिस्टल एरिया पे। डिस्टल एरिया हमने कल देखा था, डिस्टल एरिया क्या है, जो हमारे हार्ट के सबसे दूर है, जैसे कि हमारे हाथों के फिंगर्स, या फिर अगर हमारे चेहरे में देखें हम लोग तो हमारे जो लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, तो उसमें बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज होती है। अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा, बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारी आर्टरीज का सबसे छोटा पार्ट है, तो क्या हो गया वो कैपिलरीज, ठीक है। सबसे पहले हार्ट में से बड़ी आर्ट निकली, सॉरी बड़ी आर्टरी निकली,
उसे कहते हैं आर्टरीज। फिर वो डिवाइड होकर आगे बन गया आर्टियोल्स, और आगे बढ़कर वो बन गई कैपिलरीज। ठीक है। अब ये कैपिलरीज फिर से जाएंगी हमारे पूरे सेल्स में, टिश्यूज़ में, वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड देगी, उसका फंक्शन करेंगी, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जमा करके फिर वापस आएंगी। ठीक है। फिर वो छोटी छोटी जो वापस आती है उसे कहते हैं वेन्यूल्स, और ये फिर आगे बढ़कर बन जाती है वेन्स। ठीक है। और फिर ये वेन्स जाती है हमारे हार्ट में डीऑक्सीजन ब्लड लेकर। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। हार्ट में फिर बड़ी बड़ी जो निकली वेन्स, सॉरी आर्टरीज, उसे कहते हैं हम लोग आर्टीर्स। फिर वो आगे डिवाइड हो गया, वो हो गया आर्टियोल्स। फिर और आगे डिवाइड हो गया, एकदम रूट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा इसका, वो हो गया कैपिलरीज। फिर ये कैपिलरीज हमारे जो टिश्यूज़ है, सेल्स है, यहाँ पर ब्लड का सप्लाई करेंगी, वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई करेंगी, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर वापस आएंगी हार्ट की तरफ। तो उससे बड़ी जो रहेंगी, जो रिटर्न आती है, उसे हम लोग वेन्स कहते हैं। तो वेन का जो छोटा पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं वेन्यूल्स। फिर वो बढ़कर बड़े वेन्स बन जाएंगे, और वो ब्लड जाएगा हमारी हार्ट में। तो ये होता है हमारा वस्कुलर सिस्टम। ऐसे हमारा ब्लड जो वेसल है वो काम करता है। इस तरह से ब्लड हमारा फ्लो होता है पूरे बॉडी में। ठीक है। अब ये क्यों बताया मैंने सभी चीज़ें, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, क्योंकि इस पे ही रिलेटेड हमारा आगे का पार्ट है। मतलब हमारा जो मैकेनिज्म देखने वाले हम इन्फ्लामेशन का, तो इस पे ही वो डिपेंड है। इसलिए आप ये जो सब चीज़ें वो ध्यान में रखिए। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म के स्टेप्स। जो वेस्कुलर सिस्टम हमने देखा था उसके हम लोग स्टेप देखेंगे। तो इसमें सबसे मेन स्टेप होते हैं 3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जो हमारे वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ मैं। वैसो कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हमारी जो वेसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन तैयार होगा, मतलब आकुंचन तैयार होगा। अब इसका ज़्यादा कुछ कारण नहीं होता है, लेकिन ये बॉडी की एक प्रोसेस है, क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके बाद ही ये रिलैक्स होती है, मतलब डायलेशन होती है। ठीक है। अब ये डायलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पे बढ़े। जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे भी इंजुरी हुई है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले होगा वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन, और फिर नेक्स्ट होगा वैसो डायलेशन। मतलब जो वेसल्स है वो डायलेट हो रही है, मतलब ब्रॉड हो रही है, वाइड हो रही है, फैल रही है। ठीक है। अब जब ये हमारी जो वेसल्स है जब वाइड होंगी तभी उसमें ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसका जो मेन जो कारण होता है, क्यों होता है ये, तो सबसे पहले मेन कारण है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करना। जो भी हमारा ब्लड फ्लो है वो बढ़ा देगा, और ब्लड फ्लो को स्लो करना, मतलब ब्लड का जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ जाएगा, उस जो प्रमाण है उसका वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। क्यों? देखिए, जैसे कि अब एक पाइप है, उसमें जब पानी आ रहा है, अब ये जब छोटा होगा, कॉम्प्रेस होगा, तो क्या होता है, जो पानी बह रहा है वो ज़्यादा फोर्सफुली बहने लगेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो डायलेट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, वो धीरे से बहने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है लेकिन उसका जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे बहना शुरू करेगा। ठीक है। इसको भी आगे हम लोग ऐसे डीप में समझेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिए। ओके। तो पहला क्या हुआ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, मतलब वहाँ पे कॉम्प्रेस हुआ। ठीक है। फिर आगे जाके वो डायलेट हो गया, मतलब बढ़ गया। तो ये जब वैसो डायलेशन होता है तो ये कहाँ पे होता है, आर्टियोल्स में। हमने देखा था ना कि जो हार्ट से जो आर्टरीज निकल रही है, और उसमें जो पहले जो डिवीजन होता है, छोटी होती है, उसे हम लोग आर्टियोल्स कहते हैं।
तो जो वैसो डायलेशन होगा ये आर्टियोल्स में होगा। ओके, और यहाँ पे दो सिम्टम्स हमको दिखाई पड़ते हैं जो इन्फ्लामेशन के हैं, वो है वॉर्म और रेडनेस। क्योंकि यहाँ पे जब ब्लड फ्लो बढ़ जा रहा है तो यहाँ पे होगा, वहाँ पे हीट बढ़ेंगी और ब्लड ज़्यादा जमा होने की वजह से, ज़्यादा वहाँ पे एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ पे रेडनेस आएगा। जो इन्फ्लामेशन के दो साइन है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे वेस्कुलर इवेंट के सेकेंड टाइप में, मतलब वैसो डायलेशन में। ठीक है, अभी वैसो डायलेशन के बाद यहाँ पे थर्ड प्रोसेस होता है, मतलब वेस्कुलर परमेबिलिटी। मतलब जो हमारे जो वेसल्स है उसमें जो स्पोर्स है, रोम छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, क्योंकि छिद्र हमेशा होते ही है, जो वेसल्स हैं हमारे उसमें बारीक बारीक पोर्स हमेशा होते हैं, तभी तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज होता है, हमारी जो गैसेस है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी में मतलब क्या, जी हम लोग पारदर्शी भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ को क्रॉस करना। अगर ये एक वेसल है, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है और उसकी कुछ कंटेंट अगर वहाँ से बाहर निकल रहा है उसकी लेयर में से, तो वो चीज़ को कहते हैं हम लोग परमेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें जो थर्ड इवेंट होगा वो क्या होगा, ये जो वस्कुलर परमेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगी, मतलब इसमें जो ऑक्सीजन है, इसकी जो कंटेंट है वो वहाँ से बढ़ जाएंगी, उसमें जो प्लाज्मा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्यों होता है, इसके लिए हमको नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं सेलुलर इवेंट। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में दो चीज़ देखी थी, वेस्कुलर इवेंट और सेलुलर इवेंट। तो वेस्कुलर इवेंट में क्या होगा, सबसे पहले वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉम्प्रेस होगी, फिर उसका डायलेशन होगा ताकि ब्लड फ्लो बढ़ जाए, और फिर वेस्कुलर परमेबिलिटी हो जाएंगी, मतलब जो वेसल्स है, रक्तवाहिनियाँ हैं, उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाएंगी, वहाँ से जो सब्सटेंस निकलते हैं, ऑक्सीजन, प्लाज्मा या जो भी चीज़ें निकलती है, तरल पदार्थ निकलते हैं, वो ज़्यादा प्रमाण में बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, अब वो क्यों निकलते हैं, इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट इवेंट देखना पड़ेगा, जिसका नाम है सेलुलर इवेंट। मतलब ये सब चीज़ों में सेल्स में क्या डिफरेंस आता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वो देखेंगे। तो हमें जो पहले वेस्कुलर इवेंट में जो तीन टाइप देखे, उसके जो स्टेप देखे, उसको ध्यान में रखते हुए अभी ये आगे की चीज़ें आपको देखना है, क्योंकि उस पर डिपेंडिंग आगे की चीज़ें हैं। ठीक है, तो सेलुलर इवेंट में हमने देखा कि ब्लड सेल, मतलब जो WBC है, उसमें चेंजेस शुरू हो गए। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें रहेगा मार्जिनेशन। जो सबसे पहले जो स्टेप है वो है मार्जिनेशन। मतलब इसमें क्या होगा, देखिए ये हमारा ब्लड वेसल होता है, रक्तवाहिनियाँ होती है। अब इसमें जो हमारे सेल्स है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा सॉरी प्लेटलेट्स है, WBC है, RBC है, ये सब एक लाइन में बीच में फ्लो होती है, और जो सेल्स की जो लेयर है यहाँ पे होता है प्लाज्मा, जो मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ ना, स्केच कर रहा हूँ, तो एकदम मतलब जो हमारी जो लेयर है वेसल की, तो उसको लगकर प्लाज्मा बहता हमेशा। ठीक है, और जो बीच की लाइन है, मतलब बीचों बीच, वहाँ पे हमारे सेल्स बहते हैं, जो RBC है, प्लेटलेट्स है, WBC है, ये सब बीचों बीच बहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका टच ये हमारे लेयर को नहीं होना चाहिए, जो वेसल की जो लेयर है वहाँ पे उसका टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे अगर टच हो गया तो वहाँ पे वो जमने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे एडेसिवनेस आता है, मतलब वहाँ पे चिकट कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है हमारे लेयर को चिपकने लगते हैं। इसीलिए जो प्लाज्मा है वो हमारे लेयर के पास बहता है, और उसके जो बीचों बीच है वो वहाँ पे सेल्स बहते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, जो मार्जिनेशन है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो, आपको फिर से डायग्राम निकाल के बताता हूँ मैं। मार्जिनेशन में क्या होगा, ये जो हमारे ब्लड वेसल्स थे, इसमें जो सेल्स बह रहे हैं बीचों बीच,
ये निकल कर साइड में जाएंगे और हमारे जो लेयर्स है उसको चिपकने लगेंगे। मतलब जो मार्जिन है, मार्जिन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पेपर की मार्जिन होती है ना, तो उसी तरह हमारे वेसल की भी मार्जिन है। मतलब जो एज जिसे हम लोग कहते हैं, जो अ, आखिरी एंड बोलते हैं वहाँ पर, तो ये जो लेयर है यहाँ पर ये जाने लगेंगी। ठीक है, इसे कहते हैं मार्जिनेशन। अभी मार्जिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारी वेसल्स थी वो जो छोटी थी वो डायलेट हो गई है, मतलब बढ़ गई है। ठीक है, अब बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था वो ज़्यादा आने लगेगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगेगा, मतलब जमा होने लगेगा। और उसके साथ साथ डायलेट तो हुआ है, उसका नेक्स्ट इवेंट क्या हुआ था, इसकी परमेबिलिटी बढ़ गई है। मतलब परमेबिलिटी बढ़ना मतलब क्या है कि जो हमारे वेसल्स है उसमें जो गैप्स होती है, जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। अब उसका कारण बहुत से है, आप इतना डीप में मत जाइए, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। अब उसके कारण बहुत सारे हैं, मीन्स पोर्स क्यों बढ़ते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे सेल्स का अगर डैमेज हो गया या फिर उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो गए तो उसकी वजह से श्रिंक होते हैं, मतलब सिकुड़ने लगते हैं, तो उसमें फिर गैप तैयार होती है। तो उतना आप डीप में मत जाइए, लेकिन इतना ही आप याद रखिए कि परमेबिलिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनमें जो लेयर है वहाँ पे जो पोर्स है, छिद्र है, वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, अभी जब पोर बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो हमारे लेयर के साइड में जो प्लाज्मा बह रहा था वो बाहर निकलने लगेगा। मतलब फिर से आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये प्लाज्मा है दोनों साइड में, और बीच में सेल है। तो अब जब ये डायलेट होता है, बढ़ता है, तो इसकी परमेबिलिटी जब बढ़ेंगी, जो तो साइड में प्लाज्मा बह रहा है वो बाहर निकल जाएगा। अब जब प्लाज्मा बाहर निकल जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या बचेगा, सेल्स बचेंगे। तो सेल्स फिर वो जाएंगे मार्जिन की तरफ, क्योंकि पीछे से भी सेल आ रहे हैं, यहाँ पे जमा हो रहे हैं लेकिन पीछे से भी सेल आ रहे हैं, और वहाँ पे फिर प्रेशर तैयार होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। मतलब इसे, ये प्रोसेस को कहते हैं माइग्रेशन। सेल्स का क्या होगा, माइग्रेशन होगा। मतलब जो सेल्स है हमारे वो वेसल के कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। इसमें सेकंड होगा रोलिंग। ठीक है, अब रोलिंग मतलब क्या है, मतलब ऐसे जैसे हम लोग गोल घूमकर, मतलब गोल कोई भी चीज़ को गोल घूमना। तो क्या होगा, जब हमारी वेसल्स डायलेट हो रही है, यहाँ छोटी थी, यहाँ पे सेल्स आ गए, अब जब यहाँ पे डायलेट होएगा मतलब बढ़ जाएगा, तो वो ऐसे बाहर ऐसे गिरने लगेंगे, मतलब गोल गोल घूमने लगेंगे, क्योंकि प्लाज्मा तो बाहर निकल गया, अब यहाँ पे स्पेस खाली हो गई। तो जब बाहर मीन्स डायलेट जब स्पेस हो गई तो वहाँ पे वो गोल गिरने लगेंगे हमारे एज की तरफ, मतलब जो वेसल्स है उसकी जो मार्जिन है वहाँ पे वो गोल गोल गिरने लगेंगे, मतलब उसे कहते हैं रोलिंग। पहले क्या हुआ, मार्जिनेशन, मतलब प्लाज्मा बाहर निकल गया, सेल्स आ गए हमारे वेसल के मार्जिन के कांटेक्ट में। अब जब जैसे जैसे वहाँ पे डायलेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे उसकी विड्थ बढ़ेंगी हमारे वेसल्स की, वैसे वैसे वो वहाँ पे गोल गोल गिरने लगेंगे। मतलब ये जो बीच में फ्लो हो रहे थे वो नीचे गिरने लगेंगे, कुछ ऊपर गिरने लगेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ पे वो रोलिंग हो रहा है। तो ये नेक्स्ट सेकेंड स्टेप होता था रोलिंग का। इसमें नेक्स्ट होगा एडेशन, मतलब वहाँ पे एड्यूनेस तैयार होगा। मतलब ये जो हमारे सेल्स जो बाहर गोल गोल गिरकर आगे जा रहे हैं और हमारे मार्जिन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो चिपकने लगेंगे। जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि प्लाज्मा क्यों फ्लो होता है दोनों लेयर के साइड में, क्योंकि वो जो सेल्स है वो वहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं। लेकिन अब प्लाज्मा हट गया है और सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कांटेक्ट में आ गए वो से हमारे वेसल के लेयर में। अब वहाँ पे वो एड्यूनेस तैयार करेंगे, मतलब वहाँ पे चिपकने लगेंगे। अब जब चिपकने लगेंगे तो वो वहाँ पे जमने लगेंगे, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जमा होने लगेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पावमेंटिंग।
अब ये स्टेप इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको ध्यान में रख लीजिए। ये जो स्टेप होती है मतलब एक के ऊपर एक जमा होना, उसे कहते हैं पावमेंटिंग। मतलब एक के ऊपर एक वो रेंज लगते जा रही है और एक में एक के ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पावमेंटिंग। ठीक है, मतलब इसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स। एक ही जगह यहाँ पे सेल्स का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद होगा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो है ट्रांसमाइग्रेशन। ये सबसे मेन होता है ट्रांसमाइग्रेशन। मतलब अब आपको माइग्रेशन पता है, माइग्रेशन मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना, घूमना, मूवमेंट होना। ठीक है, तो उसी तरह ट्रांसमाइग्रेशन मतलब जो हमारे वेसल्स है उसमें से सेल बाहर निकलने लगेंगे, उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसमाइग्रेशन। मतलब जो हमारे सेल्स है उसका मूवमेंट होगा वेसल के बाहर, उसे कहते हैं हम लोग ट्रांसमाइग्रेशन। तो ये प्रोसेस सबसे मेन होती है। अभी ट्रांसमाइग्रेशन क्यों होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होता है केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस मतलब जो केमिकल, केमो मतलब केमिकल्स और टैक्सिस मतलब ट्रांसपोर्ट या फिर टू वर्ड्स। मतलब केमोटैक्सिस में क्या होगा, जैसे कि हमारी ये ब्लड वेसल्स है और जो हमारी इंजरी है वो यहाँ पर हुई है, ये टिश्यू में इंजरी हुई है। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो जो भी समझो कट हो गया है या फिर कुछ भी वहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है, तो कुछ भी हो जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन तैयार हो रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ टिश्यू में और हमारी जो वेसल्स है वो यहाँ पर है। अब जो वेसल में जो WBC बह रहे हैं, फ्लो हो रहा है, तो उसे ये टिश्यू तक पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि जब उसकी जो WBC जब पहुँचेंगे यहाँ पर तभी वहाँ पे वो एक्ट कर पाएंगे, तभी उसको रिपेयर कर पाएंगे, जो भी बैक्टीरिया एंटर किया उसको मार पाएंगे, उसको खा पाएंगे। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो मतलब जो अंदर WBC बह रहे हैं उसको यहाँ तक आना ज़रूरी है, ये टिश्यू तक पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है, इस यहाँ पे पहुँचने के लिए ही ये सबसे मेन स्टेप होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे डायलेशन हुआ, फिर जो सेल्स थे वो माइग्रेट हुए, मतलब मार्जिनेशन पे आ गए, वो मार्जिन पे आ गए। फिर रोलिंग हुआ, मतलब गिरते गिरते वहाँ पे एक के ऊपर एक आ गए, फिर वहाँ पे मार्जिन से चिपक गए जिसे हम लोग एडेशन बोलते हैं। फिर वहाँ पे पावमेंट हुआ, मतलब एक के ऊपर एक जमा हुए, वो कलेक्ट हुए एक के ऊपर एक। अब ये एक के ऊपर एक कलेक्ट होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर तैयार हुआ, जिसकी वजह से वो वेसल के जो गैप्स है, होल्स है, उसमें से वो बाहर निकल गए, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे तो ट्रांसमाइग्रेशन हो गया, लेकिन अब जैसे कि यहाँ पे ब्लड वेसल है और टिश्यू जो डैमेज है वो यहाँ पर है। अब जब यहाँ से WBC बाहर निकलेगा, जो सेल से वो बाहर निकलेंगे, तो उसे पता कैसे चलेगा कि टिश्यू यहाँ पे है और यहाँ पे हमें जाना है। हो सकता है वो फ्लो होकर इधर चले जाए या नीचे चले जाए या ऊपर चले जाए, कहीं भी, लेकिन वो यहाँ पर ही जाना चाहिए, हमारा जो टिश्यू डैमेज है वहाँ पर ही जाना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो वो होता है केमोटैक्सिस की वजह से। जो हम लोग स्टेप देख रहे थे केमोटैक्सिस, तो ये इसकी वजह से होता है। मतलब जो भी यहाँ पे टिश्यू इन्फ्लामेशन हुआ है, जो डैमेज हुआ है, वहाँ पे कुछ केमिकल्स तैयार हो गए। ठीक है, वो केमिकल्स ये सेल्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो केमिकल्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं केमो अट्रैक्टेंट्स। ठीक है, जैसे कि अब पेड़ पे अगर चींटियाँ हैं, ठीक है, और हमने उसके आजू बाजू पाउडर डाल दिया, अब ये चींटियाँ कब आएंगी इसकी तरफ, जब उसे अट्रैक्शन मिलेगा, कुछ तो भी स्मेल की वजह से, या फिर कोई जैसे उसकी स्मेलिंग पावर बहुत होती है चींटियों की, तो स्मेल की वजह से ये पाउडर की तरफ अट्रैक्ट होगी, तभी वो पाउडर से रिएक्शन होगा उसका,
जिसको नर्वस डिसऑर्डर होगा और वो मर जाएगी। ठीक है, तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए कुछ हमें केमिकल्स चाहिए, कुछ स्मेलिंग चाहिए। तो उसी तरह से हमारे टिश्यू में होता है, मतलब जो वेसल्स है उसमें जो WBC है और वो बाहर निकल गए हैं ट्रांसमाइग्रेशन की वजह से, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ केमो अट्रैक्टर्स होते हैं। केमो अट्रैक्टेंट्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो सेल्स को अट्रैक्ट करें। ठीक है, तो ये केमो अट्रैक्टेंट्स क्या करेंगे, ये जो सेल्स है इनको अट्रैक्ट करेंगे टिश्यू की तरफ जहाँ पे डैमेज हुआ है, जहाँ पे इंजुरी हुई है। ठीक है, और फिर वो केमो अट्रैक्टेंट की वजह से ये सेल्स टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं केमोटैक्सिस। ठीक है, मतलब जो केमिकल्स है उसका मूवमेंट होना टिश्यू की तरफ, सेल्स की तरफ जहाँ पे डैमेज हुआ है। अब ये फिर इसके बाद अदर प्रोसेस होगी, जैसे कि फैगोसाइटोसिस, फिर किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बाद में इसके प्रोसेस चालू हो जाएंगी, क्योंकि एक बार ये जो सेल्स है WBC से ये एक बार टिश्यू तक पहुंच गया तो वो अपना प्रोसेस चालू कर देगा। अब वो अभी आगे अलग प्रोसेस होती है, जैसे कि फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस मतलब जो सेल्स WBC वो टिश्यू तक पहुंच जाएंगी जहाँ पे डैमेज हुआ है, वो वहाँ के सेल्स को खाने लगेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं फाइगोसाइटोसिस। फिर होगा किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया वहाँ पे अवेलेबल है उसको किलिंग करेगा, मतलब जो WBC है उस पर एक्ट करेगा, उसको मारेगा, और वहाँ का जो इन्फ्लामेशन है उसको वो फिर कम कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है इन्फ्लामेशन में। मतलब जो हमारा जो ब्लड है, मतलब हमारा सबसे इन्फ्लामेशन का सबसे मेन कारण क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करना, उसको वहाँ से बढ़ाना, और ट्रांसमाइग्रेशन करके जो हमारे WBC है उनको हमारे सेल्स की तरफ, हमारे ब्लड वेसल के बाहर उसको निकालना। ठीक है, ताकि जो टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं उसको वो किल्स कर सके और रिपेयर कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है इन्फ्लामेशन में। अब इससे आगे प्रोसेस होगा, जैसे कि आपको पता है फाइगोसाइटोसिस और किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। फिर जब फाइगोसाइटोसिस होगा मतलब जो सेल डैमेज हो गए उसको खा लेंगे WBC, और आगे जाकर जो केमिकल्स जो बैक्टीरियाज है उसको किल करेंगे और वहाँ का इन्फ्लामेशन कम कर देंगे। तो देखिए आप देखते हो कई बार कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो कुछ दिनों में फिर वो कम कम होने लगता है। अब ये इन्फ्लामेशन अगर कोई मधुमक्खी काटी है, चींटियाँ काटी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्योर होता है क्योंकि हमारी बॉडी एक्ट करती है। लेकिन अगर ये क्रोनिक है, अगर है, जैसे हमने देखा एक्यूट और क्रोनिक, अगर ये क्रोनिक हो गया है, जैसे कि हमारे पैंक्रियाटाइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, हेपेटाइटिस है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा हमें इसे ठीक करने के लिए, ये बॉडी क्योर नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, यहाँ पे जो सेल है डैमेज वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है, तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो फिर वो समय के साथ दीर्घकालीन चलकर आगे लॉन्ग टर्म में वो क्रोनिक बन जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फ्लामेशन और उसके प्रोसेस।